हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनूप कुशवाहा। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 8 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जिस टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है, जिसके थियरी वाले पार्ट को कवर किया है लेक्चर नंबर 7 में, उसी के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले लेक्चर नंबर 7 देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 7 देखने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के जिसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो लेक्चर नंबर 7 देखने के मात्र से ही आपका सॉल्व हो जाएगा, आप उसका आंसर दे सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। जो डिस्कस करने लायक क्वेश्चंस है सिर्फ उसी को डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाना है तो कोई भी क्वेश्चन लाओ, 8-10 क्वेश्चन करो, उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है ना। उस लेवल तक जो सोल है एग्जाम का, वहां तक पहुंचने के लिए हमको उस तरह के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करना पड़ेगा। तो जो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थियरी या फार्मूले देखने से ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाला। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 7 देख लिया है तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 8 की। और सबसे पहले कुछ आसान क्वेश्चन से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाल्व्ड देन रेडियस बिकम्स। मतलब क्या चीज की बात हो रही है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है और चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी की बात हो रही है और उनके जो रेडियस है, चार्ज पार्टिकल का जो रेडियस है उसकी बात हो रही है। तो कोई आपको एक ऐसा फार्मूला सोचना पड़ेगा जिसमें Q आता हो, जिसमें V आता हो और मैग्नेटिक फील्ड यानी B आता हो और रेडियस R आता हो, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन पता होगा तभी तो कर पाएंगे। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसिडेंट किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ पर घूमने लगता है। और इस सर्कुलर पाथ के रेडियस का फार्मूला था R = mv/QB। यहां से आपने देखा था कि उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा। अब इसमें देखिए, रेडियस भी है, वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी है। तो क्वेश्चन में यही कहा है कि जो वेलोसिटी है उसको कितना किया गया है, 2 गुना किया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड को आधा किया गया है, तो रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मास और चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला गया। दैट मीन्स पार्टिकल जो पहली बार यहाँ पर इंसिडेंट किया गया था वही पार्टिकल दूसरे केस में भी किया गया है। बस चेंज ये किया गया है कि जो वेलोसिटी v थी अब वो वेलोसिटी हो जाएगी 2v, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ b था वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, b/2, मतलब आधा। तो रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इनिशियल कंडीशन में मान लेते हैं रेडियस r1 है और फाइनल कंडीशन में मान लेते हैं रेडियस r2 है। तो इन दोनों के बीच का रेशियो अगर हम निकालें, देखिए m तो वही रहेगा, v को हम क्या लिखें, v' लिख दे रहे हैं, q को q लिखिए, b को क्या लिखेंगे, b' लिख देते हैं। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करिए, m और q कैंसिल हो जाएगा, r1/r2 इज इक्वल टू ये v/b डिवाइडेड बाई v'/b'। यही है आपका v', यही v' है और ये क्या है, b' है। ठीक है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, v/b इंटू b'/v'। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये v' की जगह पर 2v और b' की जगह पर कितना, b/2, और इस b की जगह पर कितना, इस b की जगह पर b, तो b से b कैंसिल, v से v कैंसिल, कितना आ गया, 1/4। यानी r1/r2 इज इक्वल टू 1/4। तो r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r1। यानी अगर आप वेलोसिटी को 2 गुना करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आधा करते हैं तो जो नया रेडियस होगा, यानी ऐसे केस में इस फील्ड में इस स्पीड से पार्टिकल जाएगा तो रेडियस जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये वाला फार्मूला याद रखना था, R = mv/QB। इसी फार्मूले पर बेस्ड ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। मास और चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला गया, दैट मीन्स उसको वेरी नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं था, बट ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस किए रहेंगे क्वेश्चंस को तो दिमाग में हिट करेगा ये। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन आसान तो है, ऐसा थोड़ी है कि सब बहुत टफ ही क्वेश्चन आएंगे, बट
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करना है, यही मेन चीज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ पर्सन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी की वैल्यू है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी v की वैल्यू है, एट एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड, यानी ये थीटा की वैल्यू हो गई। द फोर्स ऑन द प्रोटॉन विल बी, फोर्स पूछा जा रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट भी करेक्ट है, और वेलोसिटी कितनी है चार्ज पार्टिकल की, वो है 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है वेलोसिटी, यानी चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना रही है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, आपको पता करना है फोर्स कितना लगेगा। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, और कौन से चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, प्रोटॉन की बात हो रही है ना, फोर्स ऑन दी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। बस इतनी चीजें पता चल गई। अब आप बता सकते हैं कि फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि फोर्स का सिंपल सा फार्मूला Q और V क्रॉस B वेक्टर फॉर्म में। ओपन करेंगे Q A क्रॉस B, A B साइन थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। Q कितना है 1.6 × 10⁻19, वेलोसिटी है 2 × 10⁻7, मैग्नेटिक फील्ड है 1.5, साइन थीटा मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -19 और +7 कितना हो जाएगा -12, 10⁻12, ये 15 है और ये 16 है, तो 15 इंटू या 16 से करें, 16 5 ये 80 हो जाएगा, यानी 0, और 16 और 8 24, और कितना हो जाएगा 1 और 1, 2 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा, दैट मीन्स 2.4 × 10⁻12 न्यूटन। प्रोटॉन के ऊपर 2.4 × 10⁻12 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखें, इसको याद करें, और वेक्टर फॉर्म याद करिए, ज़्यादा अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि कई बार डायरेक्शन भी अगर आपसे पूछा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगा करके आप इसका डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, ये भी एक आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल r एट अ डिस्टेंस 3r ऑन इट्स एक्सिस इज, यानी मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आपको निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कहां कहां, सेंटर पर और कहां पर, एक्सिस पर। किसके, एक करंट कैरिंग लूप है या क्वाइल है, जिसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो सेंटर का मतलब तो सेंटर हुआ, लेकिन एक्सिस का मतलब एक्सिस में कहां, तो एक्सिस पर कर रहे हैं 3r डिस्टेंस पर, जहां पर r क्या है, उस क्वाइल का रेडियस। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था लूप का। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये सर्कुलर लूप है आपके पास, और ये उसका सेंटर है, और ये है इस सर्कुलर लूप का एक्सिस, और यहाँ पर पॉइंट P है, और सेंटर को नाम दे देते हैं O। तो आपने पढ़ा था कि अगर इसका रेडियस स्मॉल a हो तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, और इसको मान लीजिए हम B1 नाम देते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को B2 नाम देते हैं। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B1 के लिए फार्मूला क्या था, μ0/2 NI/A। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करेंगे, एक है तो इसको हटा देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और रेडियस इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो r है, तो a की जगह पर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। इसी तरह से एक्सिस का भी फार्मूला आपने पढ़ा था, सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो B2 इक्वल टू आ जाएगा μ0/2, ये फार्मूला था NIA² + x² होल पावर 3/2। नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज़्यादा होते हैं तो n रहता है, अगर 1 है तो ये हट जाएगा, और यहाँ पर a की बजाय रेडियस r दिया हुआ है तो r², यहाँ पर भी क्या हो जाएगा r², और x की जो वैल्यू है वो कितनी है, x की वैल्यू है 3r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू कितनी है, 3r डिस्टेंस पर आपको पता करना है। तो यहाँ पर 3r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9r²। ठीक है, आपको इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है, सेंटर पर और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है। तो निकाल लीजिए B1/B2,
क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ बचेगा 1/r डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या बचेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से 9r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना बन जाएगा 10r स्क्वायर और इसका होल पावर 3/2 उल्टा करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1/r इंटू ये ऊपर जाएगा और ये अपान में हो जाएगा तो 10r स्क्वायर का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये अपान में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखिए हम इसको ओपन करें तो 10 के पावर में 3/2 और r स्क्वायर के पावर में भी 3/2 तो आप लिख सकते हैं और ये मिलके बन जाएगा r³ तो आप लिख सकते हैं b1/b2 इज इक्वल टू 1/r³ और 10 पावर 3/2 इंटू r पावर 2 और उसका पावर 3/2 तो उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो r पावर 3 बचेगा जिससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 पावर 3/2 आपको मिल जाएगा। 10 पावर 3/2 का मतलब क्या, 10 पावर 3 का होल पावर 1/2 है ना, ये फार्मूला आपको पता है, a पावर m का पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n तो 10 पावर 3/2 को हमने लिखा 10 पावर 3 और इसका होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही मिल जाएगा आपको। 10 पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और √2 का मतलब होता है 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा 10 का और एक बच जाएगा 10 पावर 1/2 दैट मीन्स √2 तो 10√10 आ जाएगा और ये इसका यूनिट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसको नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन और करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज 0.04 टेस्ला द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट विल बी। मतलब कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, आपको बताना है इसी कंडक्टर से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का आपने फार्मूला याद किया होगा μ0/2 पाई I/r। अगर हम ये पाई हटा दें तो ये सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बन जाएगा। सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बन जाएगा अगर ये पाई को हम हटा दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन में करंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, दैट मीन्स वही कंडक्टर है, वही करंट फ्लो हो रहा है, सिर्फ डिस्टेंस अलग अलग आपको लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन है B प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अगर हम रेशियो लें दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए तो B1/B2 इज इक्वल टू आ जाएगा R2/R1। B1 कितना है 0.04 टेस्ला, B2 आपको पता करना है। R2 कितना है तो R2 है 40 सेंटीमीटर और R1 कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद B2 इक्वल टू मिलेगा 0.04 डिवाइडेड बाई 4 यानी 0.01 और ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो बड़े आसानी से आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा कि टेस्ला टेस्ला जो है उसका गॉस के साथ क्या रिलेशन है, टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है, इसके साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के और कौन कौन से यूनिट आपको पता है। तो जितने भी यूनिट आपको मैग्नेटिक फील्ड के पता है वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और टेस्ला और गॉस के बीच का रिलेशन भी आपको बताना है। तो नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो काफ़ी ट्रिकी है, बहुत कम से कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को बस ऐसे देख के इसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था कि 3 कंडक्टर हैं X, Y एंड Z और तीनों सेम लेंथ के हैं, तीनों में के बीच का सेपरेशन ये दोनों के बीच का सेपरेशन भी इक्वल है। इसमें 20 एम्पियर, इसमें 40 और इसमें 60 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो जो बीच वाला कंडक्टर है उसके ऊपर नेट जो फोर्स लगेगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, यानी इस वाले कंडक्टर के ऊपर फाइनली किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, X की तरफ कि Z की तरफ। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा था दो पैरेलल कंडक्टर के बीच, इसको मैं हटा देता हूं, दो पैरेलल कंडक्टर के बीच फोर्स का फार्मूला पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगता है। इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा था कि दो पैरेलल कंडक्टर हो जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो रिपल्सन का फोर्स लगता है।
अब ये कैसे होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन, अगर इसका डिस्कशन आपको डिटेल देखना है तो लास्ट लेक्चर या लेक्चर नंबर 7 में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको दोबारा से नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ऐसे आपको कोई दो पैरेलल वायर दे दिए जाते हैं, करंट और डिस्टेंस दे दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करिए और ये भी बताइए कि जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा कि रिपल्सन का। तो इसको अभी के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप याद कर लीजिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया है कि कब अट्रैक्शन होता है, कब रिपल्सन होता है। अब बार बार उसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन का फोर्स, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन का फोर्स, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्सन का फोर्स। ठीक है, इसको आप याद कर लें। और ये फोर्स का फार्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। अब यहां पर देखिए दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों कंडक्टर के बीच के डिस्टेंस पर और इनके अंदर फ्लो होने वाले करंट के प्रोडक्ट पर। यहां पर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ करंट रिस्पॉन्सिबल होगा। F अपान L प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हैं I1 I2। तो इस कंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ पर कितना लगेगा, तो I1 इंटू I2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी 40 इंटू 20 के प्रोपोर्शनल होगा। इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा और अट्रैक्शन का फोर्स होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा सेम फोर्स से, और इन दोनों में भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। लेकिन यहां पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू 40 इंटू 60। तो दूसरे वाले पेयर में आपने देखा कि करंट का प्रोडक्ट ज्यादा है, इसलिए दूसरे वाले पेयर की वजह से, मतलब इसकी वजह से इसके ऊपर जो पर यूनिट लेंथ पर फोर्स लगेगा वो इसके तुलना में ज्यादा हो जाएगा। तो इधर जो फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स अगर इधर लगेगा तो इसका मतलब कि इस कंडक्टर Y के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो Z की तरफ लगेगा। नेट फोर्स जो लगेगा ये इसके राइट साइड यानी Z कंडक्टर की ओर यहां पर लगेगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर Y है उसके राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए। और यहीं से आपको पता है 1 एम्पियर की डिफिनीशन दी जाती है। 1 एम्पियर की डिफिनीशन जब कहा जाता है कि जब R की वैल्यू हो जाए 1 मीटर और I1 और I2 दोनों सेम हो जाएं, जिसको हम I बोलेंगे, तो अगर ये दोनों सब सेम हो जाएंगे और इसकी वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो क्या मिलेगा, ये पूरा अगर 1 हो गया तो म्यू नॉट अपान 2 पाई, और म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। तो इसका मतलब कि म्यू नॉट अपान 2 पाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10 टू पावर -7। और ये क्या चीज़ की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर। तो अगर दो पैरेलल कंडक्टर हों और दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर हो और उनके पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा हो वो 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन का लग रहा हो, तो दोनों कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट को हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी है जिसका यूनिट होता है एम्पियर। तो उस एम्पियर की जो डिफिनीशन है, स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, वो इसी फार्मूले से, यहीं से इसकी डिफिनीशन दी जाती है। तो इसलिए भी ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर वैक्यूम में रखे हुए हों और उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर हो और उनके पर यूनिट लेंथ पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, तो ऐसे में उन दोनों के अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस तरीके का शेप दिया हुआ है, ये सर्कुलर शेप है और इधर से करंट ऐसे जा रहा था, फिर वो करंट इधर भी चला गया और इधर भी चला गया, डिवाइड हो गया और फिर वो करंट आगे निकल गया। आपको बताना है कि सर्कुलर करंट लूप के सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग शेप आपको दिए जाएंगे और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा। तो इसके बाद भी हम और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसके ऊपर। देखिए इसमें अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकालने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी कभी आपको ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर दिखे या फिर ये सर्कुलर लूप के फॉर्म में दिखे, तो इस पॉइंट ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो
तो जितना भी अलग अलग आपके पास कंडक्टर है उन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम करने के बाद, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वाले कंडक्टर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले भाग की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो पॉइंट O है वो इसी लाइन के सामने है, दैट मीन्स सेंटर है ना, तो ये एक्सिस से पास होने वाले दो लाइन है। अब आपको दो चीजें यहाँ पर, दो तीन चीजें याद रखनी है जो इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। जैसे आपने ये पढ़ा था कि बायो-सेवर्ट लॉ में, मैं इसको मिटा के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायो-सेवर्ट लॉ में आपने पढ़ा था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रख दें तो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू 0 रख दें तो DB इक्वल टू आ जाएगा कितना, 0। यानी कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का जो एलिमेंट हमने लिया है, अगर जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं वो पॉइंट P इस एलिमेंट, इस सेगमेंट के एक्सिस पर लाई करता हो, एक्सिस मतलब जहां पर ये सेगमेंट हमने लिया है उसी डायरेक्शन में यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऐसी किसी पॉइंट पर अगर ये एग्जिस्ट करता है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा देखिए इधर थीटा की वैल्यू थी, लेकिन ये पॉइंट जब इधर इधर करते करते एक्सिस पर आ जाएगा तो थीटा की कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। करंट एलिमेंट और उस पॉइंट के बीच में, है ना, यानी वेक्टर DL और वेक्टर R के बीच में, वेक्टर DL और वेक्टर R के बीच में 0 डिग्री एंगल हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड 0, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। दूसरी बात क्या, एक तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप की वजह से, मान लीजिए ये कोई लूप है और इसकी वजह से किसी जगह पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, एक दूसरा लूप अगर आप लेते हैं और वो जस्ट इसी तरह से है लेकिन इसके जस्ट दूसरे तरफ है, तो जरा आप देखिए यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अंदर की तरफ जाएगा, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो अगर ये दोनों करंट सेम है, सब कुछ एकदम सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहां पर आप देखिए जो पॉइंट O है उस पर 4 अलग अलग सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, इसकी वजह से, ऊपर वाले सर्कुलर लूप की वजह से, नीचे वाले सर्कुलर लूप की वजह से। लेकिन ये पॉइंट O इसके और इसके एक्सिस पर लाई करता है, तो इसकी और इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ठीक है, यानी ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ। इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पर मिलेगा इस आर्क की वजह से, कितना होगा वो निकालने की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, आगे के क्वेश्चन में करेंगे। लेकिन जितना भी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ जो भी करंट आया वो आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, सिमेट्री की वजह से, सेम होने की वजह से, एकदम जितना रेजिस्टेंस इधर है उतना इधर है, तो करंट भी डिवाइड हो जाएगा इक्वल अमाउंट में। तो आप देखिए यहाँ इस वाले करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, और मैग्नीट्यूड एकदम सेम। तो सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस होने की वजह से ये दोनों घट के क्या हो जाएंगे, 0। यानी इस पूरे कंडक्टर की वजह से जैसा ये शेप दिया हुआ है उसकी वजह से पॉइंट O पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, और भी कुछ और हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये शेप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर कर देते हैं। और इसके अलावा जो गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन आते हैं कि वोल्ट मीटर और अमीटर बनाना है, इतने रेंज का बनाना है, वैसे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो शेप वाले कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये इस तरह का स्ट्रेट है, फिर सेमी सर्कुलर लूप है, फिर स्ट्रेट कंडक्टर है, और आपको बताना है कि इस पॉइंट O पर इस पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए, पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड को आप 3 हिस्से में निकाल सकते हैं। इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फिर इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फिर इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और इन तीनों का क्या लेंगे, वेक्टर सम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है।
यानी पॉइंट ओ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सभी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, जिसमें से स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पर होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों सेगमेंट का कितना हो जाएगा, 0। मतलब B1 हो जाएगा 0 और B3 हो जाएगा 0। ये आपने समझ लिया ना कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये हमने आपको पीछे बता दिया कि ये बायो-सेवर्ट लॉ का जो फार्मूला था, ये B = dB = μ0/4 IDL sin θ/r²। इससे ये पता चलता है कि जब थीटा 0 होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी कंडक्टर हो उसके अगर एक्सिस पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हमने देखा, इस चीज़ को हमको याद रख लेना और एज अ रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करना है। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पर, इसके भी एक्सिस पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से नहीं आएगा, लेकिन इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके लिए थोड़ा सा डेरिवेशन में ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर यानी पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि लूप आपका जरूरी नहीं कि हमेशा सेमी सर्कुलर हो या पूरी तरह से सर्कुलर हो। लूप आपका इस तरीके का भी तो हो सकता है, लूप आपका ऐसा भी तो हो सकता है। तो हर एक क्वेश्चन के केस में अब देख लीजिए, यहाँ पर ये सेमी सर्कुलर है, ये कंप्लीटली सर्कुलर है, लेकिन ये सेमी सर्कुलर भी नहीं है और कंप्लीटली भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसीलिए आपको डेरिवेशन का वो पॉइंट याद रखना जो हमने आपको बताया था। सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट इसका लेते हैं और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आता है DB = कितना था, ये था आपका, बल्कि नहीं, इससे अच्छा है कि आप कर लीजिए इसको, हाँ ठीक है, DB = क्या था, μ0/4। यही मेन कॉन्सेप्ट है इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को मेंशन किया था। ठीक है, तो μ0/4 IDL sin θ और अपान में r², जहां पर r ये डिस्टेंस है और dl यहां पर ये वाली लेंथ है। ठीक, तो μ0/4 IDL sin θ अपान r²। लेकिन सर्कुलर लूप की अगर हम बात करें, सर्कुलर लूप के किसी भी हिस्से की बात करें तो इसका जो आर्क होगा वो रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा में थीटा 90 रखेंगे और ये पूरा हटके क्या हो जाएगा, 1। और इसमें देखिए IDL/r², इसी में थोड़ा सा आपको क्या करना है, μ0/4 और जो IDL/r² है उसमें से हम I/r को एक साथ लिखते हैं और एक r और इस dl को एक साथ लिखते हैं, तो dl/r। ठीक है, अब अगर आपको इस पूरे लूप की वजह से या आधे लूप की वजह से या 3/4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी dB का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन dB विल गिव यू B, है ना, dB का इंटीग्रेशन आपको B देगा और dB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये पूरा एज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, μ0/4 I/r और इंटीग्रेशन dl यहाँ पर होगा और अपान में r। यहाँ इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या है, जितने लेंथ के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर पूरे लेंथ की वजह मतलब पूरे सर्किल की वजह से करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन dl का मतलब कि इसका पूरा सरकमफेरेंस यानी 2πr। आधे की वजह से करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन dl का मतलब कि इसके आधे भाग की लंबाई यानी कि πr। 1/4 करना चाहते हैं तो πr/2, है ना। यानी जितना भी आप इसका आर्क का लेंथ लेंगे, इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या, ये जो dl है इसके जैसा और कितना लेना है, टोटल कितना लेंथ आपको यूज करना है। तो जितना भी लेंथ आपको यूज करना पड़ेगा वो लेंथ यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स ये एक आर्क हो गया, ये हो गया इस सर्कुलर लूप का आर्क। अब आप पूरा लीजिए चाहे जितना लीजिए, और आर्क अपान रेडियस को आप लिख सकते हैं एंगल। तो दो तरीके से आप इस फार्मूले को याद रखें, एक तो आर्क अपान रेडियस के फॉर्म में याद रखें, है ना, लेंथ अपान रेडियस के फॉर्म में। ये पूरा पार्ट मैं एक साथ कर देता हूँ, μ0/4 I/r। इसके साथ में आर्क अपान रेडियस कर सकते हैं या इसी को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल से, तो आपको मिल जाएगा μ0/4 I/r इंटू अल्फा। आप इस तरीके से भी फार्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें और इसी के बेसिस पर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से पॉइंट ओ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो सेमी सर्कुलर लूप है, मतलब अल्फा जो बनेगा वो अल्फा हो जाएगा कितना,
आधे लूप की वजह से सेंटर पर जो एंगल बनेगा इस आधे लूप की वजह से वो हो जाएगा 180 डिग्री का। तो यानी B2 जो आएगा वही B के इक्वल होगा और कितना होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर इंटू में अल्फ़ा। और आधे लूप की वजह से अल्फ़ा कितना होगा 180 की जगह पर लिखेंगे पाई रेडियन। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 इंटू आई अपान आर। यानी इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 आई अपान आर, वो भी किसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है। इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब आप नोट कर लीजिए। और इसी तरीके से अब हम इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और एक स्ट्रेट वायर दिया हुआ है और एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है। सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन पता है, स्ट्रेट वायर में करंट का डायरेक्शन पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपसे पूछा गया था। मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया। डायरेक्शन के लिए आप यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। मैंने बताया है कि आप हमेशा राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से ही चलिए, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा और सबसे कम टाइम में। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 क्या कहता है, इसको करंट के डायरेक्शन में रखना है, इसको उस पॉइंट की ओर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए। अब जिधर भी ये कर्ल हो रहा है, जिधर भी ये बेंड हो रहा है, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पर देखिए करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे इस तरीके से, तो ऐसे हाथ को रखना पड़ेगा ये इस डायरेक्शन में ना, करंट के डायरेक्शन में, और इस हाथ को उस पॉइंट की ओर, है ना, ये मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूं, ये ऐसे, ठीक है ना, देखिए ऐसे, ये करंट के डायरेक्शन में और ये उस पॉइंट की ओर जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये किधर कर्ल हो रहा है, अंदर की ओर। इसका मतलब पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा, और अंदर की ओर होगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो दो सेगमेंट आपको मिलेंगे, एक तो स्ट्रेट वायर की वजह से कुछ आएगा, एक इस लूप की वजह से कुछ आएगा। स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके मिड पॉइंट पर, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से उसके मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, तो स्ट्रेट वायर की वजह से और लूप की वजह से, तो यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगा, B1 प्लस B2, जिसमें B1 स्ट्रेट वायर की वजह से और B2 इस लूप की वजह से। तो B1 का फार्मूला क्या होगा, स्ट्रेट वायर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम दूसरे वाले यानी इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर। ये तो आपने पढ़ा ना, सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर। स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट या लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। मिड पॉइंट का मतलब कि जो पॉइंट हो वो स्ट्रेट वायर के किसी इंड पर ना हो, यहाँ पर या फिर यहाँ पर ना हो। अगर इधर ये पॉइंट ओ यहाँ पर होता या ये पॉइंट ओ यहाँ पर होता तो फिर इसका आंसर बदल जाता। और हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी है कि अगर स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ये रिजल्ट आता है म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। लेकिन अगर ये पॉइंट पी यहाँ पर चला जाए या फिर यहाँ पर चला जाए, मतलब किसी भी एक इंड पर चला जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी का आधा हो जाता है। तो इसी का आधा होने का मतलब क्या हो जाएगा, फिर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। और लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर। अब एक बात बताइए कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड को हम प्लस करें कि माइनस करें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये जो रिजल्ट आया है, ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा है। तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमको देखना पड़ेगा कि B1 और B2 दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट। अगर सेम होगा तो प्लस कर देंगे, अगर अपोजिट होगा तो माइनस कर देंगे। और अगर इनके अलावा कोई और एंगल बन रहा होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए B इक्वल टू अंडर ये फार्मूला वेक्टर वाला रूल यूज करेंगे, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन हुआ, और ये हमने फिंगर्स को रख दिया पॉइंट ओ पर, किधर कर्ल हो रहा है,
बाहर की ओर, इसका मतलब स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, बाहर की ओर, यानी B1 का जो डायरेक्शन है वो पॉइंट से हम दिखाएंगे बाहर की ओर। लूप की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट O पर, फिर से वही आप रूल अप्लाई करिए, यही राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, इसको करंट के डायरेक्शन में और इसको फील्ड के डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन किधर है, ये ऊपर, यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर, और ये पॉइंट O पर, फिंगर पॉइंट O पर किधर कर्ल हो रहा है, बाहर की ओर। मतलब स्ट्रेट वायर की वजह से भी ये बाहर आ रहा है और लूप की वजह से भी ये बाहर आ रहा है, यानी B1 और B2 दोनों का डायरेक्शन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट O पर आएगा वो इन दोनों को प्लस करने से आएगा। तो आप दोनों को प्लस कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से कुछ कॉमन भी हो जाएगा, μ0/2 I/r, पूरा पूरा कॉमन हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ से 1/π बचेगा। और आपको ये भी यहीं से ध्यान रखना है कि लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले में इनफाइनाइट वायर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले में सिर्फ पाई का डिफरेंस है, ये पाई का, बाकी चीज़ें एकदम सेम होती। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसी तरीके से, आपको करना है सॉल्व, इसको प्रैक्टिस करिएगा आप इसको। देखिए मान लीजिए अगर आपको ऐसा कोई लूप दिया हुआ है और इस लूप में यहाँ पर एक वायर है और इसको मैं हटा देता हूँ, अब ये हट गया, ठीक है, और जो करंट का डायरेक्शन है वो यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ इस तरह से। तो ये करंट है I, ये करंट है I, और एक सेकेंड मैं इसमें भी करंट चेक कर लेता हूँ किस डायरेक्शन में है। हाँ, ये करंट इधर अंदर की ओर है और ये करंट बाहर की ओर है। तो आपको बताना है कि सेंटर O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इस तरह का डायग्राम है, ये इधर से करंट I इधर जा रहा है और इधर से करंट I इधर जा रहा है। इस वाले स्ट्रेट वायर में करंट बाहर निकल रहा है, इस वाले स्ट्रेट वायर में करंट अंदर आ रहा है। आपको बताना है कि इस पॉइंट O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखिए अगर आप इसके और इसकी बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, तो इसकी वजह से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन डायरेक्शन जिस तरह से इन दोनों करंट का है, अगर आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये मैग्नेट, देखिए करंट के डायरेक्शन में थंब को और फिंगर को उस पॉइंट की ओर, तो किधर जा रहा है, बेंड हो रहा है बाहर की ओर। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ है, करंट नीचे की तरफ है, पॉइंट यहाँ पर है, तो ऐसे रखेंगे थंब को करंट के डायरेक्शन में और इस पॉइंट O पर किधर बेंड हो रहा है, अंदर की ओर। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से, देखिए डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होने की वजह से, है ना, ये एक तरह से मेंटेन नहीं है कि इधर से करंट आया और ऐसे चला गया, इधर भी करंट इधर जा रहा है और इधर से भी करंट नीचे जा रहा है। तो दोनों की वजह से पॉइंट O पर जो करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इन दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर आ जाएगा 0। अब किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बचा यहाँ पर, तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि अब ये जो पॉइंट O है वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बीच में नहीं है बल्कि उसके एक इंड पर है, उसके एक इंड पर है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला आएगा, अगर मैं उसको B बोलूँ तो वो आएगा μ0/2π नहीं 4π, आधा हो जाएगा, और I/r। इसकी वजह से भी इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा और इसकी वजह से भी यहाँ पर इतना होगा। बस अब आपको डायरेक्शन देख लेना है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो ये करंट का डायरेक्शन है, ये पॉइंट है, ये बाहर की ओर। ये करंट का डायरेक्शन है, ये पॉइंट है, तो करंट ऐसे रखेंगे और ये करंट के डायरेक्शन में और ये पॉइंट पर और ये बाहर की ओर। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर ही आ रहा है, मतलब कि यही चीज़ 2 बार ऐड हो जाएगा। और जब यही चीज़ 2 बार ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, आएगा μ0/2π I/r। ठीक है, यानी इनका और इनका मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गया और इनका मैग्नेटिक फील्ड आपस में इक्वल और अपोजिट होने की वजह से 0 हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया μ0/2π I/r। ठीक है, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इन दोनों क्वेश्चन नंबर 9 में जो दोनों चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इनकी हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लूप दिया हुआ है, ये लूप दिया हुआ है, रेडियस r है, रेडियस r है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन तो हमने दिखाया नहीं इसमें, तो करंट का डायरेक्शन हम सेलेक्ट कर लें अपने से ही, है ना। चलिए हम अपने से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये करंट का डायरेक्शन है और इसमें ये करंट का डायरेक्शन है।
यानी इसमें जो करंट है वो कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें कैसा करंट है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। नहीं तो ऐसा करिए, दोनों एक को क्लॉकवाइज करते हैं, एक को एंटी क्लॉकवाइज, तब सही रहेगा। ठीक, तो इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, और इन दोनों के एक्सिस पर बीच में एक पॉइंट P है, और यहीं पर आपको बताना है इन दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे, देखिए ये क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये रूल पता है ना, कर्ल वाला, राइट हैंड थंब रूल, लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, हमने कहा था रूल उल्टा कर दीजिएगा, है ना। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं, लेकिन अगर करंट ही इस तरह के लूप में फ्लो हो रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरह का मिलने लगता है। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर ये कर्ल है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो कर्ल के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे तो ये थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, यानी इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर। ठीक, इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो करंट है वो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे, यानी क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो क्लॉकवाइज यहाँ पर भी रखेंगे। यहाँ पर तो एक सेकेंड, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पर क्लॉकवाइज है। तो ये जो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम इसके हिसाब से करें, फिंगर्स को रखें, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का, ये चूंकि ये इस पॉइंट के इधर है ना, ये जो लूप है वो इस पॉइंट से इधर है और ये वाला लूप इस पॉइंट से इधर है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, और इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये भी इधर ही आएगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो लूप की वजह से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है, सेम लूप है, सेम रेडियस है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, रेडियस भी स्मॉल आर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा, B1 इक्वल टू μ0/2 NI होता है, NI A², तो N है नहीं, I, और A² मतलब R² अपान A² प्लस X², यानी R² प्लस R² होल पावर कितना, 3/2। सिमिलरली इतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी आएगा और दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको मिल जाएगा पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर देखिए इसी में करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर देते, इधर कर देते, तब तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही आता, लेकिन इसकी वजह से अब ये देखिए कर्ल ऐसे हो रहा है ना, इस तरह से हो रहा है, तो ऐसे हमको रखना पड़ता, और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कर्ल के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाता और दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाते, फाइनल रिजल्ट 0 आ जाता। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो डायरेक्शन यहाँ पर करंट का दिया हुआ है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सेम डायरेक्शन है तो ऐड कर दीजिए, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसको, यानी क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 आर्क दिया हुआ है और इन दोनों आर्क की वजह से सेंटर O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है यहाँ पर। तो ये दोनों जो आर्क हैं, ये दोनों के दोनों जब सेंटर O से, पॉइंट O से मिलाएंगे तो दोनों के द्वारा जो एंगल बनेगा वो सेम होगा, अल्फा होगा। लेकिन पहले वाले आर्क का जो रेडियस है वो A है, दूसरे वाले आर्क का जो रेडियस है वो है B। यहां पर टोटल 4 सेगमेंट आपको दिख रहे होंगे, 2 कर्व दिख रहे होंगे और ये 2 स्ट्रेट दिख रहे होंगे। लेकिन इन दोनों स्ट्रेट की वजह से यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके भी एक्सिस पर है और इसके भी ये एक्सिस पर है। तो इन दोनों सेगमेंट की वजह से पॉइंट O पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। इन दोनों सेगमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। आप कहेंगे डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट रिजल्ट 0 हो जाना चाहिए। 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसका रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है ना। इसका दोनों का रेडियस अलग अलग ना होता तो शायद ये 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर रेडियस दोनों का अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से 0, इस वाले कंपोनेंट की वजह से 0, क्योंकि एक्सिस पर ये पॉइंट है। लेकिन इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और पहले तो हम डायरेक्शन डिसाइड कर ले कि सेम डायरेक्शन आएगा कि अपोजिट आएगा। देखिए ये डायरेक्शन है करंट का, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन है करंट का, यानी ऐसे रखना पड़ेगा हाथ को, है ना। अब मैं कैसे इसको मोड़ के दिखाऊं, अब तोड़ के इसको निकालना पड़ेगा। चलिए आप इसको मान लीजिए, मैं यहाँ पर शेप को बना देता हूँ, है ना। अब सही है, ये मैग्नेटिक, ये करंट का डायरेक्शन हो गया और ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ।
ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डिफरेंस से मिलेगा। तो एक एक करके हम पहले निकाल लेते हैं। इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना आ जाएगा। आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है, तो सीधे मैं लिखता हूँ μ0/4 I/r। आर का मतलब यहाँ पर A है और उसके बाद होता है अल्फा। अल्फा मतलब एंगल, और यहाँ पर एंगल को भी हमने अल्फा ही नाम दिया है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर निकला, बाहर की ओर, यानी कि डॉट से दिखाएंगे। दूसरे वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो μ0/4 और I/a। ए की जगह पर अब क्या होगा, रेडियस ये कितना है B, और ये अल्फा, एंगल सेम बन रहा है। डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा। अंदर की तरफ मतलब क्रॉस से दिखाएंगे। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर स्मॉल a है और यहाँ पर स्मॉल b, और आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू से ज़्यादा है। तो b की वैल्यू अगर a की वैल्यू से ज़्यादा है तो डिवाइड करने के बाद अभी अगर b की वैल्यू ज़्यादा है तब तो ये रिजल्ट कम हो गया ना, मतलब जो B2 है वो B1 से कम है। जो B2 है वो B1 से कम है क्योंकि ये B जो है वो A से ज़्यादा था। तो जब ये ज़्यादा होगा तो डिवाइड करने के बाद ये पूरा रिजल्ट कम हो जाएगा। तो B2 इज लेस देन B1। डायरेक्शन दोनों का जस्ट अपोजिट, इसीलिए रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, B1 माइनस B2 करने से। और इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर B1 का डायरेक्शन था। B1 का डायरेक्शन किधर था, अंदर की ओर, यानी पॉइंट O पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन होगा अंदर की ओर, और उसका मैग्नीट्यूड दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। यानी μ0/4 I/a अल्फा माइनस μ0/4 I/b अल्फा। हर जगह से कॉमन लीजिए, सब कुछ कॉमन हो जाएगा। μ0/4 और अल्फा पूरा कॉमन हो जाएगा, I अल्फा कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा 1/a माइनस 1/b। ठीक है, और डायरेक्शन किधर होगा, तो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 11 में मैं हिंट दे देता हूं। ये क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। देखिए क्या है, एक सेगमेंट यहां पर दिख रहा है, एक सेगमेंट यहां पर दिख रहा है, और ये पॉइंट O है। तो पॉइंट O पर आपको इस सेगमेंट, इस आर्क और इस सेगमेंट की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताना है और उसका डायरेक्शन भी बताना है। तो आपको मैं हिंट दे सकता हूं कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यही अल्फा पता करना पड़ेगा, ये एंगल है ना। इस आर्क की वजह से इस पॉइंट O पर कितना एंगल बन रहा है वो एंगल पता कर लेंगे। तो ये वाला फार्मूला यूज करके इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसकी वजह से निकालेंगे, स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से। तीनों का वेक्टर सम कर लीजिएगा, डायरेक्शन देख लीजिएगा, सेम है, अपोजिट है, तब आपको यहाँ पर इस पॉइंट O पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगा और रिजल्टेंट डायरेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप कि इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे शेप वाले, वो सारे क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अगर, है ना। और अलग अलग सेगमेंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, कब ये देखते हैं कि इंड के ऊपर है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बीच में है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर ये 3-4 बातें आपको समझ में आती हैं तो इसके सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूं और मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देता हूं जिसको आपको ध्यान रखना है, समराइज कर देता हूं बल्कि मैं, नहीं तो क्या होता है कि क्वेश्चन हम बताते रहें और आपको क्वेश्चन में तो समझ में आता रहे, बाद में भूल जाए करना क्या क्या था। एक चीज़ ये कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0। दूसरी चीज़ कि अगर किसी स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है, एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, लेकिन इसके बगल में यहाँ पर इसके किसी एक इंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और इसके मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट A डैश है, ये A डैश कहाँ है, इसके इंड के बगल में, और ये कहाँ है तो बीच में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है μ0/2 I/r, और यहाँ पर इसी का जस्ट आधा। तो यहाँ पर B डैश इक्वल टू μ0/2, नहीं ऐसे कर लीजिए आप 1/2 और ये μ0/2 I/r। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया है क्वेश्चन में। और इसके अलावा किसी आर्क की वजह से किसी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है, मतलब इसके सेंटर पर अगर निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका फार्मूला क्या है, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो μ0/4, इसका मैंने डेरिवेशन भी आपको समझाया, I/r और यहाँ पर अल्फ़ा। ठीक है, अब ये आर्क की लेंथ चाहे जितनी हो उसी हिसाब से एंगल मिलेगा, उसी हिसाब से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक,
तो ये हो गया आपका फार्मूला। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो एक बार हम लोग इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं वोल्ट मीटर और अमीटर का। तो आपको पता है किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए उसके पैरेलल में बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। इससे होता क्या है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत घट जाता है और जिस भी सर्किट में हम करंट मेजर करते हैं उसके करंट पर यह असर नहीं डालता है और एग्जैक्ट करंट को मेजर कर लेता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अब देखिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये आप शंट नहीं कनेक्ट करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन करने के लिए जरूरी करंट जो है वो क्या है, IG। यानी अगर शंट आपके पास नहीं था, ये शंट आपने नहीं लगाया था, तो इस गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है उसमें IG करंट जाने पर पूरा डिफ्लेक्ट हो जाती थी वो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इस IG से ज़्यादा करंट मेजर करना है, I करंट मेजर करना है, दैट मीन्स अगर आप इसका रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल में शंट कनेक्ट करना पड़ेगा। शंट से क्या होगा कि भले जैसे मान लीजिए आप इमेजिन करिए थोड़ा सा कि ये IG जो है वो कुछ 0.1 एम्पियर करंट है, यानी 0.1 एम्पियर करंट इस गैल्वेनोमीटर में जाता है तो इसका फुल डिफ्लेक्शन हो जाता है। और मान लीजिए कि आपको 10 एम्पियर करंट इससे मेजर करना है, मतलब इसका रेंज 0.1 से बढ़ा करके 10 एम्पियर तक का रेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल में ये शंट कनेक्ट करना पड़ेगा। और इस तरीके का शंट कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो टोटल करंट इधर 10 एम्पियर का आ रहा है उस 10 एम्पियर में से 9.9 एम्पियर मतलब 9.9 एम्पियर करंट इधर से पास हो जाए और बाकी 0.1 एम्पियर करंट इधर से पास हो। तो ध्यान रखना है कि ये जो IG है जिसको हम फुल डिफ्लेक्टिंग करंट बोलते हैं, ये इस मैग्नेटिक ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके नीडल को पूरी तरह से डिफ्लेक्ट करने के लिए जरूरी करंट है। अगर आप इससे ज़्यादा करंट मेजर करने की बात कर रहे हैं तो वो बाकी का पूरा करंट इधर से पास होगा और उस बाकी के करंट को इधर से पास करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि शंट कितने ओम का लगाएं। एक बात बताइए कि अगर आप यहाँ से 0.1 एम्पियर ही करंट पास करना चाहते हैं, बाकी का करंट इधर से पास करना चाहते हैं, तो ये कब पॉसिबल होगा? ज़्यादा से ज़्यादा करंट किधर से पास होगा? जिधर का रेजिस्टेंस कम से कम होगा। ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा करंट वहाँ से पास होगा जहाँ पर रेजिस्टेंस कम से कम होगा। जो करंट होता है वो आसान रास्ते को सेलेक्ट करती है। तो यानी अगर आप अपने इस अमीटर का रेंज बढ़ाना चाहते हैं, 0.1 से 10 करना चाहते हैं, तो आपको जो शंट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा उसका रेजिस्टेंस कम से कम रखना पड़ेगा। जितना कम रेजिस्टेंस रखेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर से पास कर पाएंगे, क्योंकि इधर 0.1 से ज़्यादा तो कभी पास नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, तो इधर फिक्स है 0.1, इधर फिक्स है इस गैल्वेनोमीटर का 0.1 एम्पियर। बाकी अगर आप मान लीजिए इसको 20 एम्पियर रेंज का बनाना चाहते हैं तो 20 एम्पियर का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 19.9 एम्पियर करंट जो होगा वो इधर से पास करना पड़ेगा। इधर से 0.1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो 19.9 एम्पियर करंट इधर कब पास होगा, जब इसका रेजिस्टेंस और ज़्यादा कम कर देंगे, है ना। 10 एम्पियर के केस में इसका कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा शंट का, लेकिन जब आप इसको 20 एम्पियर के रेंज का अमीटर बनाना चाहते हैं तो इतना करंट पास करना पड़ेगा और इतना करंट तभी पास होगा जब रेजिस्टेंस और घटाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप हाई रेंज का अमीटर बनाना चाहते हैं तो शंट का रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है। तो शंट का रेजिस्टेंस जितना कम करेंगे आपके अमीटर का रेंज उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाती है, वो इसी एनालिसिस से ही आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं इसमें से 2 आपको बता देता हूँ, 12 एंड 14 में बता देता हूँ, 13 आप करेंगे। 13 और 14 एकदम एक जैसे हैं, इसलिए मैं एक बता रहा हूँ, एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में दिया हुआ है, द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 to 10 डिवीजन व्हेन शंट ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब जो अच्छा डिवीजन यहाँ पर दिया हुआ है, एम्पियर नहीं दिया हुआ है, तो एक डिवीजन की वैल्यू आप कुछ भी अपने मन से सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए एक डिवीजन की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो कह रहे हैं कि पहले डिफ्लेक्शन 50 डिवीजन का होता था, लेकिन बाद में वो 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हमको यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन कब, जब हमने यहाँ पर एक शंट कनेक्ट कर दिया। पहले जो करंट पास होने से 50 डिवीजन का डिफ्लेक्शन देता था, अब उतना ही करंट पास होने पर हमको 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब 40 डिवीजन के डिफ्लेक्शन के इक्विवेलेंट जो करंट है वो इधर से पास हो गया है ना।
तो इसमें जो पास होने वाला करंट है वो अभी कितना है 10, अभी कितना है 10। टोटल करंट पास कितना कर रहे थे 50, तो टोटल करंट हम 50 के लायक 50 डिवीजन डिफ्लेक्शन होना चाहिए, लेकिन 50 डिवीजन डिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है, इसमें सिर्फ डिफ्लेक्शन हो रहा है 10 डिवीजन का। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम करंट पास कर रहे थे 50 डिवीजन डिफ्लेक्शन होने लायक या 50 एम्पियर मान लीजिए हम करंट फ्लो कर रहे थे, लेकिन हमको इसमें से सिर्फ पास हो रहा है करंट 10 एम्पियर, तो बाकी का 40 एम्पियर किधर गया? बाकी का 40 एम्पियर ये जो शंट आपने यहाँ पर लगाया है 12 ओम का, उस शंट से पास हो गया है ना। तो इससे आप कहेंगे कि ये जो पूरा आपका अमीटर है वो 50 एम्पियर के करंट को मेजर कर रहा है, लेकिन 50 एम्पियर के ही करंट को ये मेजर कर रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 एम्पियर इसमें पास हो रहा है, बाकी का करंट इधर से पास हो गया है ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये इधर से पास होने वाला जो करंट है गैल्वेनोमीटर से वो सिर्फ 10 एम्पियर या 10 डिवीजन के इक्विवेलेंट करंट पास हो रहा है फुल डिफ्लेक्शन के लिए, बाकी का करंट इधर से चला गया है ना। तो बाकी का करंट कितना हो जाएगा? 50 टोटल करंट आप पास कर रहे थे, पहले डिफ्लेक्शन 50 का देना था इसको, लेकिन जब आप शंट लगा रहे हैं तो सिर्फ 10 का डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब कि 40 एम्पियर या 40 डिवीजन के इक्विवेलेंट करंट इधर चला गया। तो I माइनस आई जी की वैल्यू हो जाएगी 40 एम्पियर, और इसमें जो आई जी जा रहा है वो हो गया 10 एम्पियर। ठीक है, फार्मूला आपको पता ही है। तो आई जी की जगह पर 10, मतलब जो इसके अंदर फुल डिफ्लेक्शन करवा सकता है, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I माइनस आई जी मतलब पूरे करंट का जो हिस्सा इधर गया है, तो पूरा करंट तो था 50 लेकिन 10 उधर गया है, तो नीचे कितना गया है 40 है ना। यहाँ 50 माइनस 10 भी कर सकते हैं, और इंटू में S मतलब कितना 12 ओम। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल, जी की वैल्यू आ गई कितनी 48 ओम। यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है 48 ओम, जो शंट आपने लगाया है उसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। तो गैल्वेनोमीटर में से पास होगा 10 एम्पियर या 10 डिवीजन के इक्विवेलेंट, और बाकी इसमें से पास होगा 40 एम्पियर या 40 डिवीजन के इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, अगर इसके आप सोल को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, बाकी इसमें कुछ रहता नहीं है, कैलकुलेशन के नाम पर तो कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम फार्मूले में कुछ करिए, ऑप्शन तो मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हम बता रहे हैं। What shunt resistance should be connected in parallel with an ammeter having a resistance 0.06 ohm so that 25% of total current, बस लैंग्वेज बदला हुआ है, क्वेश्चन वही है। 25% of total current would pass through the ammeter, यहाँ ammeter की बजाय गैल्वेनोमीटर बोलना था, लेकिन ठीक है, मीनिंग वही है। करें कि जो शंट यहाँ पर हम लगाएंगे वो शंट कितने ओम का लगाएं, वो शंट हम कितने ओम का लगाएं। अच्छा, ये जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, एक सेकेंड, वाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एन अमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस 0.06। ठीक है, 0.06 ओम वाले गैल्वेनोमीटर के साथ कितने ओम का शंट लगाएं कि टोटल करंट का सिर्फ 25% जो करंट हो वो किसमें से पास हो, गैल्वेनोमीटर से, बाकी 75% जो करंट हो वो इस शंट से पास हो। तो आप देखिए यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, ये जो 25% है वो क्या है, वो उस गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट मतलब जो गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन करवा सकता है वो करंट, दैट मीन्स IG। ध्यान रखना है, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला ये वो करंट है जो उसमें फुल डिफ्लेक्शन करवा सकता है, और वही करंट हमको पास कराना है। और वो करंट कितना है, तो ये करंट तो नहीं पता है, लेकिन टोटल करंट का 25% है। टोटल करंट जो भी यहाँ पर I है उस I का 25%, तो I का 25% यानी I इंटू 1/4। गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास हो रहा है वो टोटल करंट का 25% है, यानी I/4 के इक्वल करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है। और नीचे जो शंट है उसमें से कितना पास होगा, वो पास हो जाएगा I माइनस IG। इसका रेजिस्टेंस आपको पता है G, इसका रेजिस्टेंस नीचे शंट का रेजिस्टेंस कितना है S। फार्मूला यूज कर लेंगे, कितना IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। IG है आपका I/4, ये कैपिटल G कितना दिया है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0.06, यहाँ पर कितना है I माइनस IG,
तो ऐसा तो कुछ नहीं पता है, लेकिन ठीक है चलिए। i माइनस आई जी अगर निकालना है आपको तो i माइनस आई जी की जगह पर लिखेंगे i/4 और ये इंटू में s। सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए, ये आप अगर इसको 6 लिखेंगे, चलिए इसको ऐसे लिखिए 0.06 और इंटू में i और अपान में 4 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा 4i माइनस आई मतलब 3i/4 यानी 3/4i और इंटू में s। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, i से ये i कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा s इज इक्वल टू कितना 0.06 और अपान में 3 डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.02 और ये रेजिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा ओम। ठीक है, यानी अगर आप उस गैल्वेनोमीटर के साथ उसके पैरेलल 0.02 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो जितना भी टोटल करंट पास हो रहा होगा उस टोटल करंट का 25% इधर से पास होगा, बाकी करंट इस शंट से होते हुए निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 14 था। क्वेश्चन नंबर 13 सेम टाइप का है, 25 की बजाय 10% दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ एक क्वेश्चन वोल्ट मीटर। चलिए तो वोल्ट मीटर का सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। अ वोल्ट मीटर कैन मेजर अप टू 25 वोल्ट एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 1000 ओम। व्हाट विल यू डू टू मेजर 250 वोल्ट। यानी जो वोल्ट मीटर 25 वोल्ट मेजर कर सकता है 1000 ओम पर, अगर उसी वोल्ट मीटर से हमको 250 वोल्ट मेजर करना है तो रेजिस्टेंस को इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करें कि उसका रेंज 25 से बढ़कर 250 वोल्ट हो जाए। यानी रेंज को बदलने की बात की जा रही है। तो आपने देखा है वोल्ट मीटर के लिए जो फार्मूला था V इक्वल टू जो मेजर किया गया था वोल्ट मीटर से, V इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, V इक्वल टू था IG और ब्रैकेट में था G प्लस में R, है ना। यहां पर ये जो V है ये क्या है, यही होता है वोल्ट मीटर का रेंज। और अमीटर के केस में जो फार्मूला आपने पढ़ा IG इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू एस, इसमें जो I है ये होता है अमीटर का रेंज। अमीटर मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है, ये वो करंट है। और IG का मतलब है जो मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ला दे। जबकि करंट टोटल कितना जा रहा था, टोटल करंट I जा रहा था, जिसमें से कुछ गैल्वेनोमीटर में चला गया, कुछ शंट से पास हो गया। वैसे ही वोल्ट मीटर के केस में आपने देखा था कि जो उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप था वो था V। तो आपने जो वोल्ट मीटर यूज करके उसको मेजर किया है V इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस R। तो अगर आपको वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो शुरुआत में इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस है 1000 ओम। बाद में कह रहे हैं कि आप ऐसा क्या करेंगे कि उसका जो रेंज है वो 25 से बढ़कर 250 वोल्ट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से करना क्या है आपको, सिंपल सा, ये V यानी रेंज की वैल्यू आप रखिए 25 IG इंटू ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर सिर्फ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, यानी जब आपने रजिस्टर कोई दूसरा अलग से नहीं जोड़ा है, ये तब की बात है। तो G की वैल्यू कितनी है 1000 ओम, यहाँ पर 1000 रख दीजिए तो आपको IG की वैल्यू मिल जाएगी 25 अपान ये हो गया 1000, यानी कितना आ गया ये हो गया 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर है वोल्ट मीटर के अंदर ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इसमें जो मैक्सिमम करंट हम पास कर सकते हैं वो करंट है 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर, है ना, फुल डिफ्लेक्शन करंट। तो वोल्ट मीटर में जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसमें हमको करंट पास करना है 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये चीज़ एकदम फिक्स है। अब अगर आपको रेंज इसका बढ़ाना है तो करना क्या पड़ेगा, इसका रेंज बढ़ाने के लिए यानी पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ाने के लिए आपको इसके साथ का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को बढ़ानी पड़ेगी। यानी इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के पोटेंशियल ड्रॉप का जो रेंज है वो बढ़ पाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम ये मान लें कि जो हमने इसके साथ रेजिस्टेंस जोड़ा वो R है, तो फार्मूला आपको पता है V इक्वल टू आई जी और यहाँ पर हो गया G प्लस R। और ये IG फिक्स है लेकिन ये V जो है वो अलग है ना। पहले रेंज कितना था, ये 25 था, अभी नया रेंज कितना है 250 है। तो यहाँ 250 और मैक्सिमम करंट जो इसके अंदर पास कर सकते हैं वो कितना है 25 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 1000 प्लस ये जो हम अलग से जोड़ेंगे उसका रेजिस्टेंस कितना है वही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा और ये 10/10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+4 और ये 10⁻³ हो जाएगा 1000 का मतलब, और ये प्लस में G। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 10,000 माइनस ये 1000
इज इक्वल टू जी। कितना हो गया? 10,000 में से 1,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। यानी 9,000 ओम का एक अलग से रेजिस्टेंस हमको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके इसका जो रेंज है वो 25 से बढ़कर 250 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रेंज वाले जब भी सवाल आए, चाहे अमीटर का हो चाहे वोल्ट मीटर का हो, तो आप ध्यान रखें ये जो सिंपल सा V या सिंपल सा I लिखा हुआ है ये रेंज है, और IG जो है वो उस गैल्वेनोमीटर में पूरा डिफ्लेक्शन करवाने के लिए जरूरी करंट है। तो कैपिटल G की वैल्यू गिवन था, V की वैल्यू गिवन था, तो आपने IG निकाल लिया। अब IG अगर आपने निकाल लिया तो आपको पता है कि रेंज बढ़ाने के लिए इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है, तो वही फार्मूला यूज करेंगे। नया रेंज कितना रखना है? 250 रखना है। करंट तो वही रहेगा, करंट आपने यहाँ पर रख दिया, G की वैल्यू आपने रख दी, R की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ सर्टेन रेंज नहीं दिया है, बाई कनेक्टिंग 980 ओम इन सीरीज। व्हेन 470 ओम इज कनेक्टेड देन इट्स रेंज इज हाल्ड, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यानी आपको यही फार्मूला 2 बार यूज करना है, यही फार्मूला रेंज का फार्मूला, वोल्टमीटर के रेंज का फार्मूला 2 बार यूज करना है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इसमें नहीं दिया हुआ है, यही गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो पहली बार जो भी रेंज था, दूसरी बार वो रेंज आधा हो गया, यानी पहले अगर V बोलें तो दूसरी बार V/2 होगा, और पहली बार जो रेजिस्टेंस जोड़ा गया था वो कितना था? 980 ओम, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस जोड़ा गया था वो था 470 ओम। ठीक है, तो यही फार्मूला 2 बार यूज करिएगा, एक बार यहाँ V और V/2, यहाँ पर 980 और 470 रखिएगा, डिवाइड कर दीजिए, IG से IG कट जाएगा, कैपिटल G की वैल्यू मिल जाएगी पूरा इक्वेशन सॉल्व करने पर। ठीक, चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसका स्केल है डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन्स। तो अगर हम इस चीज को ऐसे ही मेजर करेंगे, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है और जिसमें टोटल 100 डिवीजन्स हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी है वो है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मतलब 1 मिली एम्पियर का करंट जब इसके अंदर फ्लो होता है तो 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होता है। तो 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होने के लिए कितना करंट चाहिए? अगर 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होने से 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होता है, तो 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन कराने के लिए आपको 10 मिली एम्पियर का करंट चाहिए, है ना। इस बात को आप समझिए, 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन कराने के लिए जरूरी करंट है 1 मिली एम्पियर। तो 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन कराने के लिए करंट चाहिए 1/10 मिली एम्पियर। 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन कराने के लिए चाहिए 1/10 गुणे में 100 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 10 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 10 गुणे 10 के घात -3 एम्पियर। यानी इस गैल्वेनोमीटर में जब 10 × 10⁻³ दैट मीन्स 10⁻² मिली एम्पियर का 10⁻² एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तब जाकर के इसका जो नीडल है उसका फुल डिफ्लेक्शन हो पाएगा। और फुल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट होता है उसको हम IG बोलते हैं। दैट मीन्स इस करंट सेंसिटिविटी के बेसिस पर आपने IG निकाल लिया इस गैल्वेनोमीटर का, वो आ गया 10⁻² एम्पियर। आगे क्या कह रहा है? एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। वोल्टेज सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप इससे हम मेजर करते हैं, अगर वो 2 मिली वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो कितने का डिफ्लेक्शन ये दिखाता है, कितने डिवीजन का? 2 डिवीजन का। तो बताइए कि पूरा डिफ्लेक्शन जब दिखाएगा तो कितने पोटेंशियल ड्रॉप के लिए दिखाएगा? अगर ये कह रहे हैं कि 1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप रहता है तो 2 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होता है ना। उल्टा अगर इसी बात को हम कहें कि 2 डिवीजन का डिफ्लेक्शन कब होता है? 1 मिली वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप के लिए। तो 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन किसके लिए होगा? 1/2 मिली वोल्ट ड्रॉप के लिए। 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन किसके लिए होगा? 1/2 × 100 मिली वोल्ट ड्रॉप के लिए, दैट मीन्स 50 मिली वोल्ट ड्रॉप के लिए। यानी किसी सर्किट में अगर 50 मिली वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा तब जाकर के इसका फुल डिफ्लेक्शन हो पाएगा। यानी मैक्सिमम जो ये पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर सकता है वो है 50 मिली वोल्ट। 50 मिली वोल्ट यानी इसको 50 × 10⁻³ वोल्ट लिख सकते हैं। तो इस गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन होगा अगर इसके अंदर
10⁻² एम्पियर का करंट फ्लो हो या इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो, जिस भी सर्किट में आपने इसको कनेक्ट किया है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हो, 50 × 10⁻³ वोल्ट का। यानी आपको इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस मैक्सिमम या फुल, ये कह लीजिए फुल डिफ्लेक्शन के लिए जरूरी पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया, फुल डिफ्लेक्शन वाला करंट मिल गया, तो आप इसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं गैल्वेनोमीटर का V × IR से, V × IR से, जहां पर IG कह सकते हैं। यहाँ I का मतलब फुल डिफ्लेक्शन के लिए जरूरी करंट है, V का मतलब फुल डिफ्लेक्शन के लिए जरूरी पोटेंशियल ड्रॉप है। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 50 × 10⁻³ इज इक्वल टू फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना, 10⁻² इंटू में G। तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 50 इंटू, ये अपान में जाके माइनस है लेकिन ऊपर जाके प्लस होगा, तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। और यानी कुल मिला के आप इसको कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 5 ओम। यानी ये जो गैल्वेनोमीटर आपके पास है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ठीक, अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट एडॉप्टेशंस आर रिक्वायर्ड टू रीड 5 एम्पियर फॉर फुल डिफ्लेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर पूरा डिफ्लेक्शन किसके लिए दिखाए, 5 एम्पियर के लिए दिखाए, यानी इसका रेंज आपको बदलना है। अभी पूरा डिफ्लेक्शन किसके लिए दिखा रहा था, 10⁻² एम्पियर के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पूरा डिफ्लेक्शन 5 एम्पियर के लिए दिखाए, तो क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पता है, यानी रेंज बढ़ाने की बात हो रही है, और रेंज बढ़ाने की बात हो रही है तो आपको इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, और वो रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको पता करना है, यानी शंट कितने ओम का होगा। तो देखिए फार्मूला आपको पता है, इस गैल्वेनोमीटर को आपको बदलना पड़ेगा अमीटर में, और फार्मूला क्या होता है अमीटर के लिए, IG × G इज इक्वल टू I - IG इंटू में S। रेंज हमको बढ़ाना है, कितना करना है, 5 एम्पियर। IG कितना है इसके लिए, IG है इसके लिए 10⁻²। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, है ना। यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पर कितना रखेंगे, 10⁻², और ये इंटू में S, यही S हमको पता करना है। तो देखिए ये कितना है, 5 × 10⁻², यहाँ है 5 - 10⁻²। तो इसको सॉल्व करके आपको G की वैल्यू निकालनी है। तो 10⁻² का मतलब तो समझ रहे होंगे आप, 0.01, और इसको इधर लाके अपान में कर लीजिए, तो S इक्वल टू आपको मिलेगा, ये 5 है, ध्यान रखें ये 5 है और ये S है, तो 5 × 10⁻², और अपान में यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.4, ये 0.1 है ना, तो 9, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 अपान, ये अपान में जाएगा तो इसको क्या बना देगा, 499। यानी जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा इस गैल्वेनोमीटर के साथ, इस गैल्वेनोमीटर के साथ आपको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा 5/499 ओम का, तब जाकर के इस गैल्वेनोमीटर का रेंज 10⁻² एम्पियर से बदल के कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, क्लियर। ध्यान रखिएगा यही रेंज होता है फार्मूले में, ये रेंज होता है, और ये क्या है, ये बताता है कि मैक्सिमम उसके अंदर डिफ्लेक्शन कितने करंट के लिए पॉसिबल है। तो अगर हम इसके साथ रेजिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे तो ये इतना ही, सिर्फ इतने ही करंट से पूरा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो इससे ज़्यादा करंट मेजर ही नहीं कर पाएगा, या बता ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरत है कि उसके पैरेलल में हम कोई रेजिस्टेंस जोड़ दें, ताकि जब 5 एम्पियर का करंट फ्लो करें या 10 एम्पियर का करंट फ्लो करें तो 10⁻² एम्पियर इसमें से पास हो और बाकी का पूरा करंट शंट से पास हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का जवाब, 5/499। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 1 डिवीजन पर वोल्ट। अगर आप चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर 1 डिवीजन पर वोल्ट की तरह बिहेव करे, मतलब एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन मिले 1 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप के लिए, मतलब 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो तो 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो। यानी आप कहने का मतलब कुल ये है कि इसको आपको एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, और ऐसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप के लिए 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन दे। तो पूरा कितने का है, ये पूरा कितना डिवीजन है इसमें, पूरा इसमें है 100 डिवीजन। तो अगर आप चाहते हैं कि एक डिवीजन 1 वोल्ट के लिए हो तो 100 डिवीजन 100 वोल्ट के लिए होगा। दैट मीन्स आप चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब ये है कि ये गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं 100 वोल्ट का। तो 100 वोल्ट का अगर इसको आप वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं तो इसके सीरीज में आपको रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस कितने ओम का है, फार्मूला देखिए, V = IG और ब्रैकेट में G + R।
V कितना करना चाहते हैं 100 वोल्ट, IG कितना है इसके लिए 10 पावर -2, G कितना है इसका 5 ओम, प्लस में ये R जो सीरीज में आप इसके साथ जोड़ेंगे तब जाके ये ऐसा बिहेव करेगा, वो R आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 10 पावर 2 10 पावर -2 अपान में है, ऊपर जाके प्लस बनेगा 10 पावर 4 इज इक्वल टू ये कितना है 5 प्लस में R। तो इसका मतलब R इक्वल टू कितना 10 पावर 4 -5, 10 पावर 4 का मतलब है 10,000 में से 5 घटा दीजिए 9,995 ओम। यानी इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में 9,995 ओम का रेजिस्टेंस अगर जोड़ेंगे तो ये एक वोल्टमीटर की तरह बिहेव करेगा जिसका रेंज होगा 100 वोल्ट। लेकिन ये डायरेक्ट न दे करके इस तरीके की भाषा में दिया हुआ था, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। इसी तरह से अगर इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में हम 5/499 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दें तो ये बन जाएगा अमीटर जिसका रेंज कितना होगा 5 एम्पियर। अगर कुछ नहीं करते हैं तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम मेजर कर सकता है वो कितना है, वो था आपका यहाँ पर मैंने लिखा था कहीं पर, मैक्सिमम जो पोटेंशियल ड्रॉप ये मेजर कर सकता है दैट वाज 50 इंटू, यहाँ पर है दैट वाज 50 इंटू 10 पावर -3 वोल्ट, और जो मैक्सिमम करंट ये मेजर कर सकता था वो कितना था, वो था आपका 10 पावर -2 एम्पियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसके बेसिस पर आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मिक्स करके आपने सवाल भी देख लिए, वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी को बना करके कैसे सवाल दिया जाता है वो भी क्लियर हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसके पहले भी 1-2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है, उन सब क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।